सभापति महोदय, भारत के संविधान की खूबसूरती यही है कि सभी के अधिकारों की व्याख्या बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 50 जो है वह कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बिल्कुल अच्छे से पृथकीकरण करता है। वैसे ही न्यायपालिका और विधायिका के बीच में भी ये पृथकीकरण करने के लिए अनुच्छेद 121 और 122 परोक्ष रूप से है, जिसमें कि कुछ अगर विशेष परिस्थितियों को छोड़ दें तो संसद में न्यायाधीशों के आचरण की चर्चा नहीं हो सकती है और उसी प्रकार संसदीय कार्रवाई में न्यायिक हस्तक्षेप को भी रोकने का काम हमारे संविधान ने किया है। और यह इसलिए किया गया है क्योंकि आप अपने अपने इंडिपेंडेंट भी रहिए, पर इसके साथ ही लोकतंत्र में संस्थाओं की जो स्वच्छचारिता पर अंकुश लगा करके और जनता के अधिकारों का संरक्षण किया जा सके, यही हमारे संविधान निर्माताओं का मूल उद्देश्य था। हमारे देश में संसद की सर्वोच्चता को बनाए रखते हुए न्यायिक पुनरीक्षण के जरिए संसद की संप्रभुता को भी मर्यादित किया गया है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हम लोग ये भी देखते हैं कि एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जिन्होंने यह जानते हुए कि बहुत सारे में जो कमिटियां बनती थी उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते थे, पर कांग्रेस का व्यवहार, कांग्रेस के घोटाले इस तरह से रहे कि उनको जनता ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पोस्ट के लायक भी कभी नहीं रखा। और फिर भी मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए कैबिनेट से परिवर्तन किया और जो विरोधी दल के सबसे बड़े नेता होंगे उनको, चाहे वह लोकायुक्त का हो, चाहे वह पुलिस एक्ट में हो, सीबीआई डायरेक्टर हो, सभी में ये डिजर्व नहीं करते थे, क्योंकि कानून में स्पष्ट व्याख्या था कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन उसका सदस्य होगा। पर माननीय मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए बड़े नेता, जो बड़े विरोधी दल होंगे उसके नेता को लेने का काम उन्होंने किया है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ हमारा विपक्ष भी है, जिसको यह बर्दाश्त ही नहीं होता है कि कैसे एक गरीब चाय बेचने वाले का बेटा आज इस देश का प्रधानमंत्री बन के गरीबों की सेवा कर रहा है। इसको यह बर्दाश्त ही नहीं होता है कि कैसे एक आदिवासी समाज की बेटी देश के सर्वोच्च पद पर बैठी हुई है। इसको यह बर्दाश्त ही नहीं होता है कि कैसे एक जाट समाज, पिछड़े जाट समाज का बेटा इस देश में उपराष्ट्रपति पद पर बैठा गया। और इस तरह से ये लोग जो अनर्गल बयानबाजी करते हैं, उसी का नतीजा है कि आज इस देश की जनता ने इन लोगों को किसी लायक नहीं छोड़ा। ये लोग केवल चाहते हैं कि जो हम परिवारवाद के तहत जो हम नेता बने हैं और हम शीर्ष पर अपने अपने पार्टियों में बैठे हुए हैं, हम ही इस लोकतंत्र को चलाएंगे और ये जो गरीब, पिछड़े, आदिवासी, दलित, ये समाज के लोग अगर इस देश के सिरमौर हैं तो उनका बाहर मजाक उड़ाएंगे। यह इनकी विकृत मानसिकता है, जिसका सबक जनता इस बार 24 के चुनाव में और बुरी तरह से सधाने जा रही है। सभापति महोदय, मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का अगर दुरुपयोग किसी ने किया तो वह कांग्रेस पार्टी ने किया। कौन नहीं जानता इस देश में कि जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी तो उन्होंने अपने सचिव को बना दिया था मुख्य चुनाव आयुक्त। कौन नहीं जानता है कि जब टीएन शेषन, जो अपने आप में पूरे देश में जनतंत्र के उदाहरण बन के मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे, तो उनके अधिकारों को तोड़ने के लिए 2 और चुनाव आयुक्तों को बना दिया गया। यह भी काम किसने किया? तो यह काम कांग्रेस ने किया। कौन नहीं जानता कि एक सरकारी बाबू को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया, जैसे वो हटे वैसे ही उनको न केवल राज्यसभा का सांसद बनाया गया बल्कि केंद्र सरकार में मंत्री भी बनाने का काम अगर किसी ने किया तो यह कांग्रेस पार्टी ने किया। इन लोगों ने लगातार केवल चुनाव आयुक्त को, जो संविधान निर्माताओं की इच्छा के विरुद्ध, इसलिए कोई कमेटी नहीं बनाई क्योंकि यह अपने हिसाब से मुख्य चुनाव आयुक्त को चला सके। अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वोच्च न्यायालय का आज आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में जो कानूनी शून्यता का उल्लेख किया है, उसको हमारे सरकार ने बहुत ही ध्यान से रखा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय कानून मंत्री जी को, जो कि बाबा साहब आम्बेडकर के बाद पहली बार एक अनुसूचित जाति समाज के बेटे ने कानून मंत्री का पद संभाला है, दोनों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो यह मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के लिए जो विधेयक लाया है, यह एक बहुत ही अच्छा विधेयक है। लेकिन मुझे यह भी ध्यान आ रहा है कि
आज इनके स्वभाव के कारण कांग्रेस सत्ता में नहीं है, नहीं तो कांग्रेस अगर सत्ता में रहती और उस समय सुप्रीम कोर्ट यह टिप्पणी करता तो हम लोगों ने इसी सदन में यह भी देखा है कि एक 80 साल की बूढ़ी शाहबानो महिला को अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि गुजारा दो, तो यहाँ संविधान संशोधन कर दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे कह दिया। तो ये कांग्रेस का चरित्र है जो कि कभी किसी को भी आजादी के साथ संविधान की संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को नहीं रहने देना चाहता है। और कांग्रेस पार्टी की इन हरकतों को बहुत अच्छे से सरकार जानती है। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में यह एक कैबिनेट मंत्री और साथ में नेता जो सबसे बड़े विरोधी दल के नेता होंगे, क्योंकि इनकी जो हरकतें हैं कभी ये एलओपी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो इनको एक सदस्य के रूप में किया गया है। और उसके पहले माननीय कानून मंत्री के नेतृत्व में जो सर्च कमेटी बनेगी वह भारत सरकार के सचिव या उसके समतुल्य के लोगों में सर्च कमेटी से 5 लोगों का नाम तय होगा और उसके बाद यह निर्णय किया जाएगा कि किसको बनाया जाए या सर्च कमेटी के द्वारा। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को जो ये इम्यूनिटी दी गई है कि उन पर किसी प्रकार का अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी निर्णय पर कोई सिविल या क्रिमिनल केस नहीं होगा। यह इलेक्शन कमिश्नर्स को फ्री और स्वच्छ दिमाग से कार्य करने की भी पूरी आजादी देता है। उसके लिए भी मैं केंद्र सरकार का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं। जो निर्णय हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की सैलरी मिलेगी वह भी आप सबका है। लेकिन एक और बात अच्छी हुई है कि सब कुछ रहते हुए भी जहां सीईसी चीफ मुख्य चुनाव आयुक्त के पर कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार इस संसद को है, लेकिन जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उन पर कार्रवाई करने की अनुशंसा मुख्य चुनाव आयुक्त कर सकता है। यह बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो हमने यह भी देखा है कि कांग्रेस के राज में किस तरह से बाथरूम में जाकर के खबर किया जाता था कि क्या क्या निर्णय हुए हैं और वो इस सदन ने उस आदमी को इम्पीच करने के लिए प्रयास किया। तो यह कांग्रेस ही पार्टी है जिसने उनको इम्पीचमेंट से बचाने का काम किया, उस पर कार्रवाई नहीं होने दी, जबकि उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के सारे कार्यों की धज्जी उड़ा करके रख दिया था। इसीलिए यह सब अध्यक्ष महोदय, मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जो यह अनूप बरनवाल केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरा अध्ययन किया तो यह पाया कि हमारे संविधान निर्माताओं की, बाबा साहब आम्बेडकर की जो सोच थी वह इतने वर्षों में पूरे नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से हमारे संविधान निर्माताओं के हर सोच को अगर पूरा करने का इस देश में किसी ने काम किया है तो वह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। चाहे वह गरीबों को अधिकार दिलाना हो, गरीबों को मुफ्त अनाज दिलाना हो, गरीबों को बिजली से लेकर के गैस से लेकर के सभी आवास लेकर के सभी सुविधा दिलाना हो, जैसे इस देश के हर गरीब की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसी प्रकार यह जो 75 साल से संविधान निर्माताओं के इस निर्णय को कि भाई संसद इस पर कानून बनाए, यह 75 साल से छूटा हुआ था, इस कानून को भी इस कानून को भी पूरा करने का काम किया है। और मैं हमेशा खुश रहता हूं क्योंकि कांग्रेस वाले अपनी गलती मानने के बदले ईवीएम को दोष देते हैं, तो इसी धोखे में वो रहें और जनता से क्या गलती हो रही है इसका एहसास नहीं करें। यह हमारे लिए बहुत अच्छा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस पारदर्शिता के लिए उन्होंने यह बिल लाया और यह कानून बनने से सीईसी का काम बहुत अच्छे से होगा। धन्यवाद।